अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। आज के शो में हम 3 अहम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, अंदर की बातें आपसे जानेंगे, क्योंकि आपको तो सब अंदर की बातें पता होती हैं। सबसे पहले हम बजट के हवाले से बात करेंगे कि पीटीआई का दफ्तर डीसी होने का हुक्म जो अदलिया की जानिब से दे दिया गया, आज उस मुतालिक डिस्कस करेंगे। फिर फैसल मावदा ने माफी नहीं मांगी, ऐसी कौन सी वजह है कि वो माफी नहीं मांग रहे, ये सब बातें आज के शो में हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कि सर, बजट के बाद आखिर क्या होगा? मुल्क की जो मैशत है वो किस डायरेक्शन को जाएगी? अंदर की बात क्या है, बताइएगा। देखें, अभी तो बजट इजलास है, फिर बजट मंजूर किया जाएगा। और जो केस है इमरान खान का इद्दत वाला, वो 25 जून को लगाया गया है, जिसका मतलब है उसका फैसला कोई जुलाई में आएगा। अगर 25 जून से उसकी हेयरिंग शुरू हो तो जुलाई में आएगा। तो अभी जुलाई तक तो इमरान खान इद्दत वाले केस में अंदर हैं। उस दौरान नए केसेस बनाने की बात जरूर की जाएगी, वरना अदलिया उन्हें रिहा कर देगी। तो जो अब ये है कि डर ये है कि आप इमरान खान पर कोई भी केस बना लें, अदलिया ने फैसला किया हुआ है कि हमने वो केस रद्दी की टोकरी में फेंक देना है। साइफर वाले केस से रियासत को बहुत बड़ा धचका लगा है। उसमें ग्रेड 22 के 3 अफसरों की गवाहियां थी इमरान खान के खिलाफ, और अदालत ने उन गवाहियों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अगर आपको ग्रेड 22 के अफसरों की गवाहियां भी कबूल नहीं है, रियासत की गवाही भी कबूल नहीं है, तो फिर आप इमरान खान पर जौन सा मर्जी केस बना लें, इस मुल्क की अदलिया ने उनको छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो अब रियासत ये सोच रही है कि इस अदलिया के साथ तो इमरान खान के साथ नहीं निपटा जा सकता। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर सवार होकर रियासत पर चढ़ दौड़े हैं। बिलाखिर जो उन्होंने ट्वीट किया है 26 मई वाला, तो रियासत के अंदर ये सोच है कि इमरान खान को ये ऐसे ट्वीट और फौज पर इल्जाम लगाना, आर्मी चीफ की कैरेक्टर असैसिनेशन का जो हौसला है, वो पाकिस्तान की अदलिया से मिलता है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके खिलाफ जो भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये अदलिया उनके साथ खड़ी है, कुछ भी होगा अदलिया उनको माफी ले देगी, बरी कर देगी, लिहाजा उनका कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि अदलिया और फौज इकट्ठे नहीं चल सकते, दोनों में से एक का राज चलेगा। तो अब अदलिया के इस बदमस्त घोड़े को और अदलिया की इस खुदसरी को काबू में लाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और गैर मामूली इकदाम पर इस्लामाबाद में और जीएचक्यू की जैक ब्रांच में प्रेजेंटेशंस का अमल शुरू हो गया है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। क्या 232 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है? क्या अदलिया के हवाले से कोई ऐसी कानून साजी की जा सकती है? क्या इमरान खान के मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में तब्दील किए जा सकते हैं? क्योंकि इमरान खान के दौर में आसफ जरदारी के मुकदमात सिंध से इस्लामाबाद ट्रांसफर किए गए थे और उनको सिंध में ट्रायल नहीं किया जा रहा था। और इमरान खान साहब कहते थे कि जी सिंध में उनका ट्रायल हो नहीं सकता, लिहाजा हम इस्लामाबाद में करेंगे। तो अब इमरान खान के मुकदमात को भी इस्लामाबाद से बाहर ले जाने की सोच हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इमरान खान को सजा नहीं हो सकती। वहां 6 जजों का एक कार्टेल बन गया है। वो कार्टेल इमरान खान को हर सूरत हर केस में बरी कर रहा है, और उस कार्टेल के होते हुए इमरान खान को आप किसी जायज नाजायज मुकदमे में सजा नहीं दे सकते। लिहाजा फौज, हुकूमत मिलकर एक ऐसे हल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि आपने कल प्रोग्राम में कहा था कि अब ये फाइनल राउंड में अदलिया और मिलिट्री की जो लड़ाई है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, वो दाखिल हो चुकी है। तो सर, व्हाट डू यू थिंक कि कौन बैक फुट पे जाएगा या दोनों डटकर मुकाबला करेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है दोनों डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ फौज को ये एज हासिल है कि पार्लियामेंट उसके साथ है। इस वक्त जो पार्लियामेंट है और हुकूमत है वो फौज के साथ है, अदलिया के साथ नहीं है। लिहाजा अदलिया ने जो भी करना है वो अपने सर पे करना है। और अदलिया ने
पार्लियामेंट की बनाई हुई कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकना है, एग्जीक्यूटिव के इकदामात को रद्दी की टोकरी में फेंकना है, फौज और पार्लियामान मिलकर जो काम करेंगे उसको कैसे रोकना है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि जो भी होगा वो फौज और पार्लियामान मिलकर करेंगे, और अदलिया जो है वो इसमें रिसीविंग एंड पर मौजूद होगी, और अदलिया जो है वो डिफेंसिव एंड पे भी होगी, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट होगी, एक तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगी, एक तरफ हुकूमत होगी। ऐसे में अदलिया के पास कैदी नंबर 804 ही है जो अडियाला में बैठा है। वैसे उनके पास कोई हमायत नहीं है। एक केपी हुकूमत की हमायत है, लेकिन केपी हुकूमत की क्या हमायत हो सकती है? अगर पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कौमी असेंबली से, सेनेट से अदलिया के खिलाफ करारदादें पास होने लग जाएं, और इन पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कौमी असेंबली, सेनेट से अदलिया की जानबदारी की करारदादें पास होने लग जाएंगी, और पांचों असेंबलियां जो हैं वो अदलिया के खिलाफ एक महाज खोलेंगी, तो अकेली केपी असेंबली कितना दिफा कर लेगी अदलिया का, और वो कितना क्या दिफा कर सकती है। फिर उसके साथ साथ जो है वो कानून साजी का इख्तियार भी है। जो सूबाई, तीनों सूबाई असेंबलियों की भी बात है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अकेले कोई बेंच नहीं बना सकते, तो ये हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अकेले क्यों बेंच बना रहे हैं? वहां पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्यों लागू नहीं है? अदलिया ने अपने अंदर आज खुद ये इस्लाहात क्यों नहीं की कि जो जो इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट में हो गई हैं वो इस्लाहात नीचे हाई कोर्ट तक क्यों नहीं आई हैं, और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अकेले बेंच क्यों बना रहे हैं? 140वां नंबर क्यों है? अदलिया की कारकर्दगी पर तकारीर हो सकती हैं, अदलिया की कारकर्दगी पर अदम एतमाद के तौर पर करारदादें पास हो सकती हैं, जजेस की गैर जानिबदारी पर बात हो सकती है, उनके रेफरेंसेस पर बात हो सकती है, पार्लिमानी कमीशन बन सकता है जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए। तो इस वक्त हुकूमत की सतह पर, सियासी जमातों की सतह पर, जो हुक्मरान सियासी जमातें हैं, और जीएचक्यू की सतह पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है कि अदलिया ने जो हमला इस वक्त किया है एस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर, और जिस तरह अदलिया इस मुल्क का सियासी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही है और एक सियासी जमात का साथ दे रही है, उसको कैसे रोका जा सके। क्योंकि इस बात पर हुक्मरान जमातें एक नहीं, सारी मुत्तफिक हैं कि अदलिया का उनके हवाले से रवैया ठीक नहीं है। यहाँ तो आप कहीं ना कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें अदलिया के साथ खड़ी हैं और वो समझती हैं अदलिया का बहुत अच्छा किरदार है, लिहाजा सिर्फ फौज अदलिया के खिलाफ है। फिर तो हम कहते हैं कि जी अदलिया के साथ मुल्क की सारी सियासी जमातें, पार्लियामान खड़ा है, और अदलिया के साथ सारी सब जजेस के साथ तो सब खड़े हैं। बहुत सारे लोग इफ्तिखार चौधरी वाले दौर की मिसाल हमें बहुत देते हैं, लेकिन उस वक्त सियासी जमातें इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी थीं। लेकिन आज तो सियासी जमातें अदलिया, सिर्फ एक सियासी जमात अदलिया के साथ खड़ी है, बाकी सब सियासी जमातें इस वक्त अदलिया के खिलाफ हैं। हत्ता कि जो हुक्मरान इत्तेहाद में नहीं है, मसलन मौलाना फजल रहमान भी कोई अदलिया के हक में नहीं है। एएनपी के जो एमएल वली खान है वो भी कोई अदलिया के हक में नहीं है, और वो समझते हैं अदलिया का किरदार जो है वो बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ है। आपको याद है उनके बयानात पर पेशावर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस भी लिया था। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि अदलिया जो है वो सियासी तौर पर भी तनहा है, सिर्फ एक सियासी जमात उसके साथ है। दूसरी तरफ फौज के साथ सियासी जमातों की तादाद ज्यादा है, पार्लियामेंट की अक्सरियत फौज के साथ है इस लड़ाई में, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद उनके साथ है, हुकूमतें उनके साथ हैं सूबों की। तो लिहाजा मुझे अदलिया एक कमजोर पोजीशन में नजर आती है, क्योंकि यहाँ तो अदलिया यकसा निजाम इंसाफ के तहत सब अदलिया से खुश होंगे, अदलिया तो बेहतरीन इंसाफ कर रही है, हमें अदलिया से क्या गिला है। लेकिन सबका मौकफ है कि हमारे साथ तो कोई इंसाफ नहीं कर रहा, हमारे साथ तो ज्यादतियां की हैं, सिर्फ एक सियासी जमात की पिछले 10 साल से सहूलतकारी हो रही है, और वो तहरीक इंसाफ है। उसी को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसी का बनी गाला रेगुलराइज हो जाता है, उसी के सियासी मुखालफिन के मुकदमात की नैब तरमीम से बहाली हो जाती है, उसी के लिए री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो आइन तोड़े तो उसको माफ भी कर दिया जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईद ईद इस वक्त बजट का चूंकि सेशन था और बजट तक कुछ भी नहीं किया जा सकता था, पहले बजट पास होना है, तो ये 8-10 दिन में बजट पास करके 20-25 तक, इसीलिए
इद्दत वाला केस 25 के बाद रखा गया है। उसके बाद जो सेशंस बुलाए जाएंगे, उन सेशंस में फिर ये मैच शुरू हो जाएगा और इस मैच का स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया गया है। सर नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉप स्टोरी ऑफ द डे इज लाइक पीटीआई का दफ्तर डी सील करने का जो हुक्म आया है आज अदलिया की जानिब से, इसको आप कैसे समाप्त करेंगे? देखिए, अगर तो किसी गरीब का घर होता तो क्या डीसील कर देते, कहते जी आपने नजायज तजावजात की हुई हैं, नक्शे की खिलाफ वर्जी की हुई है, आपका घर डीसील नहीं किया जाएगा बल्कि गिराने के ऑर्डर दे दिए जाते। रोज तजावजात के तहत शहरों में इतने ऑपरेशन होते हैं, क्या अदालतें डीसील करने का हुक्म देती हैं? अदालतें कहती हैं आपने नक्शे की खिलाफ वर्जी की है, आपने गैर कानूनी तामीरात की हैं, हम आपका इलाका डीसील नहीं करेंगे, बल्कि गिरा दिया जाता है और अदालतें कोई रिलीफ नहीं देती हैं। हमने देखा इससे पहले बनी गाला को रेगुलराइज किया गया, गैर मामूली तौर पे और गैर मामूली इंसाफ दिया गया, गरीबों के घर गिराए जाते थे और बनी गाला रेगुलराइज किया जाता था। आज तहरीक इंसाफ के दफ्तर को भी रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि सियासी जमातें तो रोल मॉडल होती हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, उनके दफातर भी रोल मॉडल होने चाहिए। अगर एक सियासी जमात का दफ्तर ही नाजायज है, अगर एक सियासी जमात ने अपने दफ्तर में ही कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है, तो वो सियासी जमात मुल्क में कानून की हुक्मरानी का क्या दावा कर सकती है? अगर उसके दफ्तर में नाजायज तामीरात हैं, वो मुल्क से नाजायज तामीरात कैसे खत्म करेगी? अगर उसने अपने अपने दफ्तर की ही रेगुलराइजेशन ठीक नहीं की हुई, नक्शा नहीं, वो मुल्क में क्या कानून की हुक्मरानी करेगी? लेकिन मैंने जैसे कहा कि अदलिया की तरफ से सहूलतकारी है, मतलब सियासी जमातों पर तो ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। एक अदलिया को सियासी जमात के दफ्तर को तो ज्यादा देखभाल से देखना चाहिए, लोग उसको रोल मॉडल के लिए लेते हैं। आपने उसकी नाजायज तामीरात को भी डीसील किया गया कर दिया, जी नोटिस नहीं मिला। भाई उनको नोटिस की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने नाजायज तामीरात की हैं, हुकूमत में रहकर की हैं, उन पर तो ज्यादा सख्त केस है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह बनीगाला रेगुलराइज किया गया, जिस तरह सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए गए, जैसे रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई, वैसे ही ये दफ्तर खोला गया है। और ये सब इकदाम अदलिया की कोई सुनहरा चेहरा नहीं है, कोई मुस्बत चेहरा नहीं है, ये अदलिया की जानबदारी का एक चेहरा है, ये अदलिया की अदालती सहूलतकारी फॉर स्पेसिफिक जमात का चेहरा है। और सब सवाल करते हैं कि एक सियासी जमात के लिए आपका जो रवैया है बाकियों के लिए नहीं है। आपने आज तक 90 तो बंद रखा हुआ है, क्या 90 को डीसील करने का ऑर्डर दे सकती है ये अदलिया? और किसी सियासी जमात का दफ्तर रियासत ने बंद किया हो तो ये अदलिया उसको डीसील करने का ऑर्डर दे सकती है? हाँ, तहरीक इंसाफ के लिए फौरन दे सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए जो मोहब्बत है वो बाकी सियासी जमातों के लिए नहीं है। सर अब आगे बढ़ेंगे। एक तस्वीर के जैसा कि दो रुख होते हैं, तो 9 के हवाले से तो कॉन्फ्रेंस तो मुस्तफा कमाल की जानिब से भी की गई, फिर उसके बाद फैसल वागडा की जानिब से भी की गई। अब आज जो पेशरफ्त हुई है इस मुतालिक, उस पर आपसे अंदर की बात जानना चाहूंगी। मुस्तफा कमाल ने तो गैर मशरूत माफी मांग ली है, और जो फैसल वागडा है उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह क्या है कि वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे? देखिए, फैसल वाडा ने जिसने भी अदलिया के बारे में जो कहा है वो अपने जवाब में लगाया है। दरअसल फैसल वाडा ये कह रहा है कि इस मुल्क में यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। अगर आपने तौहीन अदालत में मुझे सजा देनी है तो जिसने भी अदलिया के बारे में बात की है सबको सजा दें। ये सिर्फ आपने मुझे क्यों सजा देनी है कि मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, या मैंने अतर मनीला के बारे में कोई बात की है और उनकी इज्जत जो है वो काजी फायज ईसा से, बाकी जजों से ज्यादा मुकद्दस है, लिहाजा उनके बारे में बात करने पे सजा है। बाकी अगर रऊफ हसन किसी को टाउट कह दे तो उस पर कोई सजा नहीं है। पीटीआई का ट्विटर हैंडल काजी फायज ईसा के खिलाफ करे, उस पर कोई सजा नहीं है। और भी लोग जो अदलिया के बारे में बात करते हैं उन पर कोई सजा नहीं है। तो मेरे ख्याल में फैसल वाडा ने यकसा निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाया है कि तौहीन अदालत का कानून या तो आप यकसा तौर पर सब पर लागू कर दें और एक जैसा होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को तौहीन अदालत पर माफी हो और यूसुफ रजा गिलानी को सजा हो। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लोगों को तौहीन अदालत पर माफी हो और पीएमएलएन के लोगों को सजा हो। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लोग जजों को गालियां निकालें तो उसको इग्नोर किया जाए और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरन एक्शन ले लिया जाए। मेरे ख्याल में ये जो सूरत हाल फैसल वाडा का सवाल है या जवाब है,
वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवाल है और उसको इस तरह रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है कि यकसा निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाया है कि आपने जो भी कानून लागू करना है, चाहे तौहीन अदालत का, वो भी यकसा करें, एक वन साइडेड आप नहीं लागू कर सकते। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।